बेसिकली वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से कनेक्टेड है। उसका ओवरव्यू कुछ मैं आपको दे देता हूँ, फिर उसके बाद उसकी जो मटेरियल है ना, मैं स्क्रीन भी शेयर कर दूँ। लो, ये इधर चला गया। अब मैं इसकी स्लाइड ज़रा खोल लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है जी। ये कोशिश करेंगे आज इसको ना, इसमें टेस्ट में क्वेश्चन आंसर हमने बनाए हुए हैं, उसको भी देख लेते हैं और करते करते इस तरह आप आगे चले जाएंगे। एक काम और किया, इसमें ना लिंक हमने लगा दी है, आप लोगों के भी काम आ जाएंगे। इस लाइट ऑफ कर देना। इस पे 26 हाँ जी क्वेश्चन आंसर जो कोशिश की गई है इसको कवर करने की, वो बात होनी है आप लोगों के साथ लिंक लगा हुआ है जी। तो पहला जी, डिस्क्राइब द टर्म इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आप क्लिक करेंगे जवाब पे चले जाए। इससे पहले कि आप इसको देखें बात ये हो रही स्कोप, अगर आप वैसे देखना चाहें, ये आपका स्कोप है बेसिकली जो आपने सारा पढ़ना है इसके अंदर। पहला क्या है जी, प्रॉपर्टी इनकम से लेके करते करते आप 100C तक स्पेशल पॉइंट्स और पास पेपर के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, ये सारा कुछ आप 11 टोटल सीरियल है जो आपके सामने। अब प्रॉपर्टी इनकम में अगर आपने अंदर आना है तो पहला पॉइंट ये है, इसमें 3 टर्म्स यूज होंगे, रेंट, फेयर मार्केट रेंट, और तीसरा है रेंट चार्जेबल टू टैक्स। सो रेंट क्या है, डिफाइंड है। फेयर मार्केट रेंट क्या है, डिफाइंड है। और रेंट चार्जेबल टू टैक्स क्या है, वो भी डिफाइंड है। पहले एक दफा गो थ्रू कर लो, फिर मैं आपको इसमें ले आता हूं। आप पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी ये बेचने वाला नहीं है भाई, ये रेंट जो आपको रिसीव होगा ये उसकी बात हो रही है, नंबर 1। नंबर 2, ये इमूवल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, लैंड एंड बिल्डिंग की। ये अदर देन जो आपका है फर्नीचर है, गाड़ियां या जो भी आप देते हैं, ये उसकी बात नहीं होगी। किस पे टैक्स होना है वो आपको पता लगेगा, कब होना है, रेट क्या होगा, क्या मैं डिडक्शन माइनस कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता, ठीक है। और भी मुख्तलिफ सवाल है इसके अंदर, जैसे सामने आपको नजर आ रहे हैं। कौन सी इनकम इसमें कवर्ड है, कौन सी नहीं है, वो भी आएगा। एडवांसेस का क्या करना है, अगर आपको एडवांस मिल जाता है तो क्या करना है, ओनरशिप के केस पे क्या है, पाकिस्तान सोर्स इनकम और फॉरेन सोर्स इनकम का क्या करना है, और फिर मुख्तलिफ एग्जाम्पल इसके साथ साथ आपकी कवर की जाए। जैसे मैंने पहले कहा, सबसे पहले आपको मिलेगा रेंट। आप जरा थोड़ा सा नीचे से आएंगे, पहला सवाल ये होगा कि इस पे टैक्स कैसे चार्ज होगा। आपको पता होना चाहिए कि सैलरी जो है वो रिसीव्ड बेसिस पे, किस बेसिस पे है, यहाँ रिसीवेबल है, यानी रिसीव हो या ना हो, अगर वो रिसीव्ड हो गया तब भी, और अगर रिसीवेबल है तब भी, और अदर देन एग्जेम्प्ट वो आपको पता है, यानी अक्रूवल बेस आपके पास आएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है और रेंट आप रिसीव कर रहे हैं तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम बनेगा, ये आपका 1.2 है। एक दफा गो थ्रू कर लो, फिर मैं आपसे सवाल पूछ लूंगा आपने अगर पूछना होगा तो। फिर आगे आएगा रेंट। रेंट जी बेसिकली अगर आप इसको देखते हैं तो
rent means amount received or receivable inclusive of forfeited deposit for sale of land or building. So by virtue of law अगर आपने लैंड या बिल्डिंग बेची है, एडवांस लिया है और वो फॉरफिट हो जाता है, जब्त हो जाता है, तो वो भी रेंट का पार्ट बनेगा। यानी एक्चुअल रेंट आपका है वर्ष करें लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 12, 12 लाख बन गया। अगर आपने बिल्डिंग बेची, लैंड बेची, उससे आपको फॉरफिटेड डिपॉजिट आ गया है, बयाना जिसे आप कहते हैं, जब्त हो गया, तो वो भी बाय वर्च्यू ऑफ लॉ रेंट का हिस्सा है, नंबर 1। नंबर 2, फिर आपने जाना है फेयर मार्केट रेंट पे, जो मार्केट में फेच होगी वैल्यू, चाहे वो गुड्स है, सर्विसेज है, रेंट है, कोई भी चीज़ है, जो मार्केट कहेगी जी इस बिल्डिंग का रेंट क्या होगा। अगर आपकी बिल्डिंग है मिस्टेक, आप कहती है जी इसका रेंट कम से कम मुझे 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए, और मार्केट कहती है जी आपको 95,000 तक हो जाएगा जनाब, तो ओबियसली 95,000 जो आपका है वो फेयर मार्केट रेंट बन जाएगा, जो मार्केट फेच करे। अब आपने कंपेयर करना है रेंट को फेयर मार्केट रेंट के साथ, विच एवर इज हायर, और उसमें फिर ऐड करना है अगर कोई होगा 1/10 ऑफ नॉन NAA स्टैंड फॉर नॉन एडजस्टेबल एडवांस। अगर आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाई हुई है, जब आप खाली करेंगे तो वो वापस मिलेगा, उसका 1/10 10 साल तक ओनर की इनकम में ऐड किया जाएगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट दी रेंट चार्जेबल टू टैक्स। सो रेंट अलग हो गया, आपको मैंने बेसिस दी, पाकिस्तान सोर्स इनकम बताया, रेंट बताया, फेयर मार्केट की रेंट बताया, और रेंट चार्जेबल टू टैक्स। इट इज अंडरस्टूड के पहुंचना अपने रेंट चार्जेबल टू टैक्स पे है, उस पे टैक्स लगना है, उसमें से डिडक्शन माइनस की जाएगी। अब आपका यहां तक कोई क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं, वरना मैं आपको एग्जांपल 1 और 2 इसकी आगे आएगी, पहले मुझे वो करा लेने दो। एक मिनट, नहीं ठहरो 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 भाई ठहरो। ये आपका एक बंदा है, कलीम है, उसने 15,000 रेंट पे दिया है और 1 लाख रुपया नॉन एडजस्टेबल एडवांस दिया हुआ। इसमें फॉरफिटेड डिपॉजिट कोई नहीं है, अगर नहीं है तो वो जीरो हो जाएगा। अगर आपने किराए पे जगह नहीं दी तो वो जीरो हो जाएगा। अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ली तो नॉन एडजस्टेबल एडवांस जीरो हो जाएगा। तो जो आता जाएगा उसके मुताबिक आपकी इक्वेशन निकलती आएगी। 15,000 × 12 180, 1 लाख रुपए आपने नॉन एडजस्टेबल एडवांस दिया हुआ है, 1/10 इसका 180 और 10 1,90,000। लो भाई ये पढ़ा हुआ। अगर यहाँ पे आपको फॉरफिटेड डिपॉजिट होता तो वो रेंट में आ जाता। यहाँ फेयर मार्केट की रेंट नहीं गिवन है, इट इज अंडरस्टूड कि जो दिया गया है वही फेयर मार्केट की रेंट है। अगर वो इससे ज्यादा होगा तो आगे अगला सवाल है ना, ये अगर आपके पास ये फॉरफिटेड डिपॉजिट का जी, अगर 60,000 आपको एडवांस में आया है, सेल ऑफ प्रॉपर्टी 6 लाख की हुई है, 2 महीने का टाइम था और फॉरफिट हो गया 60,000 में जो दिया था, तो कहते जी इनकम बताएं मिस्टर कलीम की क्या होगी। तो जो आपने फॉरफिटेड डिपॉजिट किया है 60,000 ये। अच्छा सर, अगर ये सेल के लिए खरीदा था लेकिन वो फॉरफिटेड हो गया तो वो तब भी रेंटल इनकम में ही आएगा, रेंटल इनकम का वो रेंटल इनकम में आएगा। उसने क्या दिया हुआ, यानी कि किसी ने मुझे बयाना दिया है लेकिन उसने बाद में खरीदा नहीं, वो जब्त हो गया, तो बाय वर्च्यू ऑफ लॉ वो आपका प्रॉपर्टी इनकम में आएगा, इमूवल प्रॉपर्टी है वो इधर आएगा। अब यहाँ 2-3 चीजें बड़ा जरूरी है। अगर आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज मिस करती है, वो कैपिटल वो बिजनेस इनकम है, डिपेंड करता है। अगर आप प्रॉपर्टी डीलर है, ऐसे ही प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं तो किस में आएगा, बिजनेस इनकम। हाँ जी। आप गौर से सुनना, अगर आप अपना जाती एसेट बेचते हैं कभी कभार, वो कैपिटल गेन के अंदर जाएगा। अगर आप अपने बिजनेस का इमूवेबल एसेट बेचते हैं तो वो बिजनेस इनकम में जाएगा। और अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करके रेंट कमाते हैं तो वो आपका प्रॉपर्टी इनकम में आएगा, लेकिन इसकी एक्सेप्शंस भी हैं, वो बाद में आएगी। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कहीं और तो नहीं मैं फॉल कर गया। अगर नहीं करेंगे जो यहां फिट इन होगा वही आएगा। लास्ट पॉइंट आपने कहा अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट आउट करके फिर उससे जो रेंट कमाएंगे वो इसके आएगा, लेकिन इसकी भी एक्सेप्शन है। अब पीसी होटल जो है खाना भी प्रोवाइड करता है, अदर सर्विसेज भी है, तो रूम भी रेंट पे जा रहे हैं, उसको जो रेंट आएगा वो बिजनेस इनकम है। इस पे जजमेंट आई है कि अगर आप मेन काम आपका मैनेजमेंट का है और साथ आप रूम्स भी दे रहे हैं तो फिर वो आपका रेंटल नहीं, वो बिजनेस इनकम का हिस्सा बनेगा। सेम जो अदर होटल्स हैं वो मतलब होटलिंग लाइन की जो
सारे कवर हो गए, जानी है वो बिजनेस में जाती है। जी सर सवाल। रेंट का भी जितना भी रेंट का हमने पढ़ा ये इंडिविजुअल एओपी और कंपनी सबके लिए सेम ही है अभी तक जितना पढ़ रहे हैं। नहीं, रेंट निकालने का तरीका फिलहाल सेम है। अभी तो अभी इनकम निकाल रहे हैं ना, खर्चे माइनस होने कि नहीं होने वो तो आगे आएंगे, ठीक ठीक। वो आगे आ रहा है। अभी तो हम एक साइड कवर कर रहे हैं, अभी आपकी क्रेडिट साइड कवर हो रही है, अभी डेबिट साइड आनी है, वो तो अभी बात ही नहीं हो रही। आपने किस अमाउंट पे टैक्स कैलकुलेट करना है, अभी तो वो लड़ाई हो रही है। आगे उसमें से कुछ माइनस होना है कि नहीं आके वो बाद में पता लगेगा, वो आता है अभी, अभी आएगा आपके सामने। हाँ जी, थोड़ा सा फर्स्ट शुरू वाली स्लाइड्स हाँ जी, हाँ वो आपने जो देखना था वो आपने, मैंने रोक दिया था आपको, ये था। सर ये है कि जिसका रूम रेंट देने का बिजनेस है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं आएगा। नहीं, पहले आपको डिफाइन करें आप करते क्या है। मतलब एक बंदा उसने हॉस्टल बनाया हुआ है, हॉस्टल बनाया, उस उधर वो दाखला रेंट पे दे रहा है, तो वो हमारा रेंट इनकम। तो आप साथ मैनेजमेंट तो नहीं ना उसकी कर रहे, सिर्फ अपार्टमेंट आपने या रूम रेंट पे दिया हुआ है। हाँ, साथ में फर्क करें वो इनकम कभी दे रही है। हाँ, अगर आप मैनेजमेंट के साथ दे रहे हैं जैसे होटल या मोटल बनता है फिर तो वो बिजनेस इनकम है। ठीक। लेकिन अगर आप अलग से सिर्फ हाउस ही रेंट पे देना शुरू हो जाए तो वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगा, वो बिजनेस में नहीं जाएगा। देखो ना, पीसी होटल है, 10 चीजें साथ है, पार्किंग, सिक्योरिटी, ठीक है, खेलने की जगह, स्विमिंग, क्लब, खाना, ठीक है, हर तरह की वॉकिंग, वो ग्राउंड्स, ठीक है, हर तरह की फैसिलिटी, सुबह दोपहर शाम खाना अवेलेबल है, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का, लेट नाइट का, सारी रात सारी सुबह जो चाहिए वो आपको देगा। ये जो बिजनेस है 24 आवर्स है, 24/7 कर लो आप, सीधी बात, ये बात नहीं होता। जिस वक्त मर्जी जाओ तुम्हें पीसी एंट्री देगा, सब्जेक्ट टू कोई लिमिटेशन ना लगी हो। ऐसा ही है ना, किसी के आने या जाने का कोई टाइम नहीं होता, वो चेकआउट चेक इन किसी वक्त भी कर सकता है। अब जितने फॉरेनर्स हैं उनकी फ्लाइट्स रात को लेट आती है 2, 3, 4 बजे, तो आप क्या बंद करके बैठे होंगे कि जी गेट बंद है अंदर नहीं जा सकते, तो क्लाइंट कहां से आएगा? ये तो भाई 24/7 है बिजनेस ऐसा। ईद वाले दिन भी खुला होता है यार, उस दिन तो सेल ज्यादा होती है। बहरहाल आपके सवाल का जवाब जी, आपका सवाल पूरा हो गया जी। हेलो, हाँ जी मिस सर आपका अगर जी, करें अच्छा सर अगर एक आदमी है उसकी सिर्फ 8-10 प्रॉपर्टीज है और कोई इनकम ही नहीं, सिर्फ ये प्रॉपर्टी से कमाता है रेंट शेंट, तो वो तब बिजनेस इनकम तो नहीं बात होती, फिर rental वही है में ना जाएगी कि तब आप सिर्फ रेंट कलेक्ट अगर करने जाते हैं तो फिर तो प्रॉपर्टी इनकम ही बनेगा ना। भी। ठीक है। उसकी भी कुछ एक्सेप्शन है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अगर आप अपनी अगर आप लैंड, उसको मैनेज करते हैं तो अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी दोगे, जैसे फैक्ट्री है, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। इसकी एक्सेप्शन भी है कुछ। ठीक ठीक। अगर आप अपनी एग्री लैंड को रेंट पे दे देते हो तो वो एग्रीकल्चरल इनकम है, एक्सेप्शन भी है इसकी। अगर आप पीसी होटल में गए तो वो बिजनेस इनकम है। ये डिपेंड करेगा कि कौन कर रहा है और क्या कर रहा है। सही हो गया सर, ठीक। हाँ जी, आपका सवाल था। हाँ जी, मिस हो गया पूरा जी। जी सर। हाँ जी मिस साहर, ठीक है, चले फिर आगे। इकबाल, नींद आ रही है संडे वाले दिन, चाय जरा अच्छी सी बना। बंदा है ना जी, बंदा बशर आपको थक जाता है, ठीक है। हम भी तो 8 के 8 दिन 7 के 7 दिन सॉरी काम कर रहे होते, करना पड़ता है ना जी, दुनियादारी इसी तरह ही है। हाँ जी, इसका मतलब है कि अब तय क्या हुआ मिस साहर, फाइनल क्या हुआ फिर? अभी हमने फाइनल क्या किया है, करना क्या है? जितनी भी इनकम आएगी बिल्डिंग से, हाँ ठीक है ना, किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट पे देते हैं, जस्ट अगर प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं तो वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में आएगी। लेकिन अगर साथ में मैनेजमेंट में आप इन्वॉल्व होंगे तो वो आपकी बिजनेस इनकम कंसिडर होगी, नंबर 1 बात। और इसके अलावा अगर तो आप प्रॉपर्टी की सेल परचेज में डील करते हैं तब भी वो आपकी प्रॉपर्टी इनकम में आएगी। अगर नहीं, आप सेल परचेज सॉरी, में बिजनेस इनकम, प्रॉपर्टी डीलर बिजनेस इनकम है। अच्छा चलो, 2 हो गए, तीसरा इसके अलावा अगर तो आप अपना कोई पर्सनल एसेट सेल करते हैं तो
तो वो कैपिटल गेन कैपिटल गेन में जाएगा। और चौथा बिजनेस का एसेट अगर बेचे तो बिजनेस का एसेट तो वो बिजनेस इनकम में जाएगा सेक्शन 22 के अंदर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस ट्रांजैक्शन में इंडल्ज हैं और वो किस हेड ऑफ इनकम में फॉल करेगा, वरना आपकी सारी कैलकुलेशन बेकार हो जाएगी। चले आगे। हेलो, हाँ जी मिस, ठीक है, चले। ये अभी आपकी रिसीट साइड पे बात हो रही है। आखिर ये बताओ बेसिस क्या है इनकम को काउंट फॉर करने की? कैश काउंटिंग या अक्रूवल काउंटिंग है? टैक्स में हाँ, प्रॉपर्टी इनकम में प्रॉपर्टी में सर इसमें अक्रूवल अक्रूवल बेसिस है। अक्रूवल बेसिस है। अक्रूवल बेसिस है, रिसीव्ड और रिसीवेबल दोनों को कवर करता है। अच्छा आखिर सवाल ये है, ये जो अक्रूवल बेसिस होता है ये रिसीव्ड बेसिस को कवर करता है? इसमें दोनों हो जाते हैं। और कैश काउंटिंग सिस्टम अक्रूवल को कवर करता है? नहीं करता। ऐसे ही है या तुक्का मार रहे हो? नहीं सर, ऐसे ही है। ऐसे ही है, Cash counting में तो जो- बिल्कुल ऐसे ही है जी, वो सिर्फ रिसीव्ड वाला लेगा। जी। अच्छा मेरा आप सबसे एक सवाल है, अगर मुझे अगले 5 साल का एडवांस में रेंट आ जाए तो टैक्स कैसे, वो किस अमाउंट पर होगा? ऐसे एक सवाल किया। सर अगर तो एक बैंक ने आपको अगले 5 साल का रेंट अभी पकड़ा दिया, लो भी ये पैसे पकड़ो, जो भी काटना था काट वोट के आपको पैसा पकड़ा दिया। आप अपनी रिटर्न में ऑफर क्या करेंगे और कैसे करेंगे? सर ये एडजस्टेबल, एडजस्टेबल दोनों ही ले लो, एडजस्टेबल भी नॉन एडजस्टेबल का तो नहीं, नॉन एडजस्टेबल का अगले 5 साल का एडवांस थोड़ी होता है, वो एडजस्टेबल ही था ना, वो तो सिक्योरिटी अलग होती है हमेशा। अब दोनों ही बताओ, पहले तो बताओ एडजस्टेबल का क्या कर रहे हैं, कौन बताएगा? मुझे तो लग रहा है 2 सिचुएशन हो सकती है। दो एक तो situation। ये कि लास्ट में जो है वो कलेक्टिवली किया जाए, आई मीन या तो वो रिटर्न में मिस कितना जाएगा? गोली नहीं देनी मुझे, जवाब दो। कलेक्टिव अमाउंट सॉरी, ये हो सकता है। सोच लो। 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो कलेक्टिव अमाउंट होगी या तो उस साल नहीं, का। ये सारा आपकी इनकम बन जाएगा इस साल का। 5 साल का एडवांस दिया मैंने आपको, इस साल तो उसके पास आ गई है ना। पैसे तो आ गए, नहीं सर, ये अक्रूवल डलेगा ना, 1 साल का ऑफर करेंगे और बाकी हमारी लायबिलिटी, बाकी हमारी लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है। अब सवाल पे अब ठीक है, अगले 4 साल का जो एडवांस होगा वो लायबिलिटी में जाएगा, और आपने 1 साल की इनकम जो है वो आपने, क्योंकि रिसीव्ड हो गया ना, रिसीवेबल तो रहा ही नहीं, अब वो सारा रिसीव्ड हो गया। जैसे ही 1 साल गुजरेगा, 1 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 12, 12 लाख आप ऑफर करेंगे, उसके अगेंस्ट कट। अच्छा उसने तो 60 लाख पे टैक्स नहीं काटा होगा, ओहो, डेफिनेटली वो तो स्लैब बड़ा हाई हो जाएगा। क्यों भाई, कौन बताएगा? बिस साल मैंने आपको 12 लाख नहीं दिया, मैंने आपको 60 लाख दिया, अब मैं टैक्स 12 लाख पे काटूंगा या 60 लाख पे? आज पढ़ाया भी है 60 लाख 60 लाख पे, वो स्लैब लगेगा 60 लाख वाला, वो तो ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। एडजस्टमेंट तो 12-12 लाख के हिसाब से होनी है, तो आपका तो रिफंड आ जाएगा जो मुझे लग रहा है। अगर कोई और इनकम ना हुई तो आप तो पैसे वापस मांग रहे होंगे, ऐसे ही है। तो जनाब पैसा भी तो पहले लिया आपने, ये भी तो देखो ना, आप चीज भी तो बना लेंगे ना। चले, वो अपनी जगह पे है। अच्छा सर, इसकी एडजस्टमेंट किसी ओवरहेड में मिल सकती है इसके टैक्स? हेड में मतलब जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस है तो आपका यहाँ आपने टैक्स किस अमाउंट पे देना है और किस, देखे अगर तो आप नॉर्मल टैक्स रिजीम में है तो एडजस्टमेंट हो जाएगी आपकी। ओके। अगर आप सेपरेट ब्लॉक में है वो तो वैसे ही फिक्स हो गया, फिर तो वो पैसा गया आपका। लेकिन अगर उसमें भी ज्यादा कट गया, अगर एफटीआर में भी टैक्स ज्यादा कट जाए, उसकी भी एडजस्टमेंट आप ले सकते हैं। ये मैं अगर एक्चुअल लायबिलिटी से, मसलन मैंने आपका काटना था 10%, मैंने काट लिया 15%, तो जो 5% ओवर एंड अबव है उसकी आप एडजस्टमेंट क्लेम कर सकते ITR हैं। में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं जी। कौन आया? मियां महमूदुल हक साहब है, आ जाए जनाब। अच्छा जी, सो हम 2 एग्जांपल्स मैंने आपको दी, देखिए आपने। अच्छा, अब ये इसका क्लियर हो गया कि हमने टैक्स वो हमारा 60 पे काट लेगा और लेटर ऑन आप अपनी एडजस्टमेंट करते जाए, आपका ज्यादा आगे जाता जाएगा, जी अल्टीमेटली फिर आप रिफंड ले लीजिएगा। ठीक है।
और अगर कोई और इनकम हुई तो उसके अगेंस्ट टैक्स लगता हो तो आप एडजस्ट करा लीजिएगा, कोई मसला नहीं। बैंक स्टेटमेंट में हम 60 लाख ही लें। उधर तो 60 आप पहली दफे ले चुके थे, 60 के अगेंस्ट टैक्स कटा हुआ माइनस हो जाएगा। इसको मैं बाद में करूंगा। अब अगला सवाल मेरा ये है। सर ये अभी आपने नॉन एडजस्टेबल एडवांस हाँ किया, उसका 1/10 लेना है। हाँ अभी आ रहा है, वो आगे वो आएगा। उसका 1/10 इसलिए लेना है कि पैसा आपके पास है, आपने उसको इस्तेमाल करना है। तो नॉन एडजस्टेबल है उसका 1/10 आता रहेगा। 1/10 और जो 10 साल तक जो एडजस्टेबल है वो एक्चुअली एडवांस वो तो ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। एडवांस रेंट के लिए ही यूज होता है एडजस्टेबल। जी, दो तरह, इसमें एक का है, मैंने दो ले लिए, एक एडजस्टेबल और एक नॉन एडजस्टेबल। एडजस्टेबल को कुछ नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर होता जाता है, आपने एंट्री डालते जानी है ना। आप हर साल क्या करेंगे, आप रेंटल इनकम को क्रेडिट करेंगे, एडवांस को डेबिट करते जाएंगे। वो अपना रेंट एक्सपेंस डेबिट करता जाएगा, एडवांस को क्रेडिट करता जाएगा। ये एडजस्टेबल के लिए, ये एडजस्ट और नॉन एडजस्टेबल वो तो उधर ही रहेगा उसका, तो वो तो सिर्फ रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेयर ने तो बाद में पूरे पैसे लेने हैं आपसे, उसने वापस ले लें। उसने तो वापस ले लेने हैं बाद में, अच्छा, यहाँ वो रेंट के क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट, हाँ यार एडजस्ट कराएगा या वापस ले लेगा। यानी लायबिलिटी वो रहेगा रेसिपिएंट की। वो इसलिए लिया जाता है कि अगर ये प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाए या भागने की कोशिश करे तो पैसे पहले से पड़े हो। रेसिपिएंट की बुक्स में वो लायबिलिटी रहेगा, लेकिन उस पे उसने टैक्स पे कर वो टैक्स पे अगर लगता होगा तो इंटरनेट ट्रांसफर करके वो देगा। और अगर आपको ज्यादा इतराज है तो आप नॉन एडजस्टेबल एडवांस ना लें, आप रेंट बढ़ा लें। कुछ लोगों ने कहा जी ये तो पैसा वापस करना है, इसको इनकम में क्यों ट्रांसफर किया मेरे सामने, ये तो कल को वापस करना है। हाँ यूटिलाइज किया जो उसका टैक्स तो फिर आपको देना पड़ेगा ना, इसलिए वो दे रहा है। और अगर ज्यादा इतराज है तो नॉन एडजस्टेबल एडवांस आप ना लें। अब आपकी पेमेंट साइड आ रही है, क्या मुझे प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट कोई एक्सपेंडिचर माइनस कर, ये करके मैं क्लोज कर दूंगा आज। क्या मैं कोई एक्सपेंडिचर माइनस कर सकता हूं, या मुझे ग्रॉस पे टैक्स लगना है? इस वक्त कंपनी को तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। कंपनी ने डिडक्शन माइनस, वो रेड देखो नजर आ रहा है, रेड किया हुआ मैंने। कंपनी ने अपनी इनकम के अगेंस्ट खर्चे ये 15 के माइनस करने हैं और उसको नॉर्मल टैक्स रिजीम में जाना है, बस बात खत्म हो गई। ऑप्शन नहीं है उसके पास कि जी हम खर्चे नहीं माइनस करना चाहते, ग्रॉस पे टैक्स देना, नहीं वो नहीं है इसके पास। ऑप्शन किसके पास है? इंडिविजुअल और एओपी के पास। नहीं तो कंपनी ये ऑप्शन लेगी क्योंकि मैंने माइनस किया, उससे ज्यादा टैक्स जब वो देगा तो लोगे ना, जब वो दे ही नहीं रहा तो तुम कहां से लोगे? कंपनी एक्सपेंस डिडक्ट कर सकती है, करेगी, कर नहीं सकती, इसने करने हैं लाजमी। नहीं सर, अगर एक्सपेंस इंक्र ही नहीं हो रहे कंपनी के तो फिर तो कहाँ से जो 1/5 तो मिलना है ना, पहला पॉइंट ही यही है। ये 1/5 हुआ या नहीं हुआ, जब वो हो ना हो तो आपने 1/5 कर दी, करी तो वो लेना ही लेना है, वो स्टैट्यूटरी अलाउंस है आपका। एक्चुअल इससे ज्यादा हो, कम हो, बराबर हो, जितना मर्जी हो, 1/5 रिपेयर अलाउंस आपको लाजमी मिलना ही मिलना है। ठीक हो गया सर। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड है, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल्डिंग है, बिल्डिंग का जो रेंट होगा उसका 1/5 लेना है, लैंड का नहीं, क्योंकि लैंड पे रिपेयर नहीं होती। यहां ये वर्ड नोट करने वाला। लेकिन अमूमन लोग क्या करते हैं, टोटल का ले लेते हैं। 1/5 20% किसका लेना है? बिल्डिंग के रेंट का, लैंड का नहीं। सर नॉर्मल रेंट पे देते हुए ये फैक्टर नहीं देखते ना, बस आप मेरा उसे तो जब आपको इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, अगर आपको कानून का नहीं पता तो कानून बनाने वाले की गलती नहीं है। आपने क्यों नहीं अवेयरनेस रखी? कानून मुल्क में बने होते हैं। हाँ जी, रिपेयर अलाउंस तो सर 5th 20% किसका? रेंट का 1/5 of the rent of the building. रेंट ऑफ द बिल्डिंग। कौन सा? आरसीटी लिखा हुआ है, रेंट चार्जेबल टू टैक्स का। और ये चार्जेबल टू टैक्स हुआ है वो जो आपको पढ़ा दिया, whichever is higher। हाँ जी, जो आपको पढ़ा दिया, सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा बाकी जितने एक्सपेंडिचर है ना, अगर तो वो एक्चुअली होंगे तो आपको मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। अगले सारे एक्चुअल बेस पे है। लेकिन सिर्फ एक को आपने जरा ध्यान में रखना है, उस पर लिमिटेशन है।
एडमिन एंड कलेक्शन एक्चुअल, या अब ये 4% है, पीछे ये 6% था, 4% ऑफ आरसीटी। अब यहां वर्ड प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि कलेक्शन चार्जेस दोनों के होने। वहां वर्ड था बिल्डिंग का आरसीटी, यहां प्रॉपर्टी का, यानी टोटल जो आपका आएगा आरसीटी उसका 4% या एक्चुअल विच एवर इज लोअर आपको मिलेगा, यानी एक्चुअल पे भी लिमिटेशन लग गई। लेकिन एक चीज तय है, अगर एक्चुअली होगा तो मिलेगा, अगर एक चीज एक्चुअली हुई नहीं वो जीरो हो जाएगा। तो एक्चुअल, ये पहला वाहन है कि एक्चुअली हो या ना हो, ये मिलना ही मिलना, बाकी सारे सब्जेक्ट टू एक्चुअल होंगे तो तब है। लेकिन लिमिटेशन सिर्फ एडमिन एंड कलेक्शन पे लग गई कि एक्चुअली अगर वो 4% से ज्यादा हो गया तो 4% से ऊपर नहीं आप जा सकते, लेकिन अगर एक्चुअली 4% से कम है तो मिलना लोअर ही है। खर्चों में ऑर्डिनेंस लोअर देता है, इनकम में हायर देता है। पर्पस पीछे बड़ा क्लियर है जी। आप कोई सवाल कर रहे थे सलमान? ये एडमिन वाला वही है ना सर, कि अगर आपने कोई बंदा वगैरह रखा है प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए, रेंट एंड कलेक्शन के लिए? जी उसी की बात हो रही है, उसी की बात जी। कलेक्शन और एडमिन दोनों कवर हो रहे हैं। आगे अब आप आसान हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे की उस बिल्डिंग की तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। लोकल रेट्स एंड टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, सेस चार्ज पे करेंगे तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ग्राउंड रेंट ये है कि अगर जमीन इसकी है, बिल्डिंग इसकी है, इसको रेंट पूरा आया, ये क्या करेगा कि मिस को जो रेंट बनता है ना लैंड का, वो इसको दे देगा। तो अपने टोटल रेंट में से ये ग्राउंड रेंट जो होगा वो माइनस कर सकता है, ताकि वो अपने हिस्से पे टैक्स दे और ये अपने हिस्से पे टैक्स दे। ग्राउंड का जो कहते हैं कि दोनों का शेयर डिसाइडेड है, ये उन्हें उनका शेयर, भाई वो ओनर है लैंड की, वो मालक है, इसके पास पैसे नहीं थे, इसने कहा जी मैं कंस्ट्रक्शन कर देता हूँ, रेंट आधा आधा कर लेंगे, ठीक है। तो ये रिसीव करेगा। इसको आ गया 12 लाख पूरा, जिसमें से आधा इसका, ये 6 लाख माइनस करके उसको पकड़ाएगा, 6 इसका बचा, 6 उसका बच गया। सही हो गया है? 6 का हिसाब है, इन्हें 6 का साथ, इसने अपने माल का जवाब देना है। सर उस पे जो टैक्स कैलकुलेशन होगी वो 12 जी वो 12 पे वो कर चुका होगा। 12 अगर तो उसने 2 चेक दिए होंगे तो अलग अलग होगा। ओनरशिप में फिर 2 चेक बनते हैं, ए का अलग और बी का अलग। आता हूं मैं उधर भी। इसमें वो सर स्प्लिट ऑफ इनकम तो नहीं करेंगे? नहीं स्प्लिट नहीं है, लॉ खुद लॉ करता है, स्प्लिट क्यों कहेंगे? ठीक। ऐसे थोड़ी हम कर देंगे। मार्कअप ऑन लोन फॉर प्रॉपर्टी, अगर आप मार्कअप पे करते रेनोवेट, कंस्ट्रक्ट, एक्विजिशन, वो मिल जाएगा। अगर आप HBF को देखिए 2 तरीके होते हैं, या तो लोन ले लें या उसको आप बना लें, पार्टनर बना लें। अगर तो लोन लेंगे तो मार्कअप मिल जाएगा, अगर पार्टनर बनाएंगे तो दोनों का हिस्सा हो गया। उसने कहा आधे मैं डालता हूं, आधे तुम डालो, तो प्रॉपर्टी एक ले लेते हैं, आधा तुम्हारा आधा मेरा। तो अब जो आधा उसको जाएगा वो उसका जिम्मेदार है, अब अपने के जिम्मेदार है। प्रॉफिट और मॉर्गेज और चार्ज, अगर आपने चार्ज क्रिएट करने पे कोई प्रॉफिट या कोई खर्चे किए हैं SECP के पास, या कोई लीगल फी है, वो भी खैर आगे भी आ रही है, वो इसमें मिल जाएगा। एडमिन कलेक्शन पहले बता चुका हूँ सर इसका सॉरी प्लीज बताइएगा, आपने अगर भी बताया था कि 4% में आपने कुछ बताया था, अभी से लेस हो तो एक्चुअल एक्सपेंस मिस एडमिन और कलेक्शन, या 4% ऑफ RCT विच एवर इज लोअर। अच्छा वो एक्सपेंसेस है तो ठीक है, यानी अपने एक्चुअल एक्सपेंसेस भी देखने हैं और कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस पे लोअर होगा, लोअर मिलेगा। जो कम, अगर वो हायर कर दे तो भी लोग फायदा पिरांडी उड़े मारते हैं, वो इनकम में हायर लेते हैं, उसमें लोन ले, ताकि लोगों पर चेक एंड बैलेंस रहे। क्योंकि हर उनको डाउट है कि लोग टैक्स बचाने के लिए कुछ भी कहानियां बना लेते हैं ना, आपको पता है। लीगल एक्सपेंसेस टू डिफेंड द टाइटल, अगर आपकी रेंटल प्रॉपर्टी के अगेंस्ट केस चल रहा है, आपको टाइटल डिफेंड करने में पैसा लग गया है, तो वो भी आप एक्सपेंडिचर क्लेम कर सकते हैं। आपका रेंट जो है ना, अगर आपको रिसीव नहीं हुआ, हमने वर्ड यूज किया था रिसीव्ड और रिसीवेबल, मैंने डाला पता लगा टेनेंट भागे और वो रिसीवेबल नहीं रहा मेरा। मैंने बड़ी कोशिश की कि मुझे पैसे मिल जाते, लीगल स्टेप्स लिए, टेनेंसी भी बोनाफाइड थी, किसी और प्रॉपर्टी में ऑक्यूपाइड भी नहीं था, मैं रेंट पे ऑफर भी कर चुका हूं, लेकिन मैंने उस रेंट पे टैक्स दे दिया जो मुझे मिलना ही नहीं। इसको आप कह लो जैसे आप बिजनेस में यूज करती है बैड डेट्स, क्या यूज करते हैं? यहां है अनरियलाइज्ड रेंट, अगर आपका अनपेड रेंट वो वर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसको बैड डेट्स को यहां रिप्लेस करके नाम उसने रख दिया है अनपेड रेंट।
तो मैंने उस इनकम पे टैक्स दे दिया जो मुझे मिलनी नहीं, डूब गई। अब क्या करूं? उस रेंट को मैं एज ए एक्सपेंस क्लेम कर सकता हूं, ताकि आपको आप उसी अमाउंट पे टैक्स दें जो वाकई बनता था। अच्छा, अगर आपको इसकी 3 कंडीशन है, टेनेंसी बोनाफाइड हो, लिखा हुआ है, लीगल प्रोसीडिंग आपने ली हो और वो अनपेड रेंट ऑलरेडी रेंट में ऑफर किया हो, तभी आप एक्सपेंस ले सकते हैं। समझ आती बात आपको? लॉजिकल है ना? अगर आपने पार्टली बाद में आपने एक्सपेंस क्लेम करने के बाद वो आप वापस आ जाता टेनेंट, अच्छा यार वो मैं उसको पैसे नहीं थे, मैं चला गया, ये लो पैसे ले लो, जब आपको रिकवरी होगी उस साल में आपने इनकम में डाल देना, बैड डेट्स की तरह। फिर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है 15A का सबसेक्शन 3, आपको लॉ 3 साल देगा कोई भी एक्सपेंडिचर क्लेम करने के लिए पहले को निकाल के, रिपेयर अलाउंस को, क्योंकि वो हुआ या नहीं हुआ वो मिलना ही है। अगर आप 3 साल में अपनी ट्रेडिंग लाइबिलिटी को पे ऑफ कर देते हैं, मसलन मेरे साहब ने कहा जी इंश्योरेंस है, मैंने मेरा इतना एक्सपेंस दे दें, पता चला आपने इंश्योरेंस की पेमेंट ही कोई नहीं की, पहला साल गुजरा, दूसरा गुजरा, तीसरा गुजरा, तो आपने वो एक्सपेंस क्लेम कर लिया जिसकी पेमेंट आपने की नहीं, वो डिसलो हो जाएगा। लेकिन डिसलो होने के बाद अगर बाद में आप पेमेंट कर देते हैं पार्टली या फुली, तो उस साल में वो एक्सपेंस मिल जाएगा। देखिए इनकम में भी वो ले गया है और इधर भी ले गया, दोनों तरफ आपको दे गया। और आखिरी पॉइंट जो आज का बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन तमाम एक्सपेंडिचर्स को देखते हुए आपने सेक्शन 21 की कंप्लायंस जरूर करनी है, और वो ये है कि जहां क्रॉस चेक है क्रॉस चेक में करना है, जहां टैक्स काटना है टैक्स काटना पड़ेगा, जहां आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जारी बात है वो भी आप देंगे, और तो लाजमी है इसके अंदर। और एक हेड के अगेंस्ट अगर आप एक्सपेंडिचर कहीं और क्लेम कर चुके हैं तो 2 दफा नहीं आपको मिलेगा, तो उनको भी चेक एंड बैलेंस में रखना है। लोग समझते हैं कि वो बिजनेस इनकम के अगेंस्ट है, जबकि वो प्रॉपर्टी इनकम, हर हेड ऑफ इनकम के अगेंस्ट सेक्शन 21 अप्लाई होता है, एक्सेप्ट सैलरी को निकाल के, इसलिए कि सैलरी के अगेंस्ट एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होते। तो वो जो 21 सेक्शन है जो एक्सपेंसेस पे लिमिटेशन लगाता है, वो तमाम हेड्स में आपको मिलेगा और ये बार बार आएगा आपके सामने। अब अगर आपका कोई सवाल है इसकी, एक मिनट, अब एक चीज रहेगी ये वाली, इस साल में जो 2021 शुरू हुआ है, उन्होंने इंडिविजुअल और एओपी को ये कहा है कि तुम्हें सेपरेट, अच्छा कंपनी को डाला हुआ है नॉर्मल टैक्स रिजीम में विदाउट ऑप्शन के, इंडिविजुअल और एओपी को कहा कि तुम हो भाई सेपरेट ब्लॉक में, और अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हें एक्सपेंडिचर में आ जाना चाहिए, तुम वो लेना चाहते हो, तो तुम्हें एक ऑप्शन हमें लिख के दे दो रिटर्न के साथ, तो हम तुम्हें खर्चे भी अलो कर देंगे, लेकिन चॉइस तुम्हारी है। अगर वैसे तुम ओरिजिनली सेपरेट ब्लॉक में कवर्ड हो, सेपरेट ब्लॉक का मतलब है कि ग्रॉस रेंटल के आरसीटी के ऊपर तुमने टैक्स देना है, नहीं एक्सपेंसेस अलाउ नहीं होंगे। अब चॉइस आपकी है कि आपने किधर जाना है। एक मिनट, कुछ और तो नहीं जी, अभी तक तो 2 हिस्से आपने किए, आरसीटी कैसे कैलकुलेट होगा और उसके अगेंस्ट डिडक्शंस कौन माइनस करेगा और कब करेगा और कितनी करेगा। आपका कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं मेरे साथ। हाँ जी मिस, कुछ क्वेश्चन है आपका? अगर है अभी जेन में है, वरना पढ़ने के बाद तो आप करेंगे, वो तो अपनी जगह पर। आपका कोई सवाल है? हाँ जी मिस साहिर, कोई सवाल है? आपको 155 सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप विद होल्डिंग एजेंट वहां डिफाइंड है, प्रिस्क्राइब पर्सन वहां पे डिफाइंड है, अगर आप वहां फॉल कर गई तो आपको टैक्स काटना पड़ेगा, और अगर आप ना की तो फिर आपको काटने की जरूरत नहीं है। ये जरूरी नहीं कि हर इंडिविजुअल को छूट मिले, अगर आप उस कैटेगरी, जी लिखा हुआ है वहां पे, वहां डिफाइंड है, पूरा डिफाइंड है। हाँ जी, आपका कोई सवाल है? बल्कि मैं आपको दिखा देता हूं, अच्छा किया आपने ये सवाल किया, बस वो दिखा के मिस बंद कर देंगे। वो कौन है जो बंदा टैक्स काटेगा वो देखने जा रहे हैं। अच्छा है कि ये रेसिपिएंट के साथ-साथ वो जी दोनों साइड्स कवर है। जी ऐसे ही है, इसलिए मैंने कहा ना अच्छा सवाल किया इन्होंने, आपका भी फायदा हो जाएगा। रेसिपिएंट के अलावा पेयर भी साथ कवर हो जाएगा, क्योंकि एक ही साइड है ना, देखते रहे हम, पता लगे उधर कुछ और ही हो गया। 155 ज्यादा टाइम नहीं लगेगा जी। 113 200,000 तक तो
हाँ जी, वो तो अपनी जगह पे नहीं, हम तो विद होल्डिंग एजेंट की बात कर रहे हैं, हमारा वो झगड़ा नहीं है। वो कह रहा है किसने टैक्स काटना है। एक 155 एवरी प्रिस्क्राइब पर्सन लिखा हुआ है। लो जी, ये है प्रिस्क्राइब पर्सन, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, कंपनी, एनपीओ, डिप्लोमेटिक मिशन, प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ए बुटीक, ए ब्यूटी पार्लर, हॉस्पिटल। आपका जवाब इसके अंदर है। इंडिविजुअल और एओपी पेइंग ग्रॉस रेंट ऑफ ₹1.5 million एंड अबव इन ए टैक्स ईयर। 15 लाख से ऊपर होगा, और प्लस आप ऊपर कहीं फॉल नहीं करेंगे। हेलो, ऊपर भी नहीं आपको आना चाहिए। अगर आप किसी भी क्लॉज में नहीं फॉल करेंगे, देन यू आर नॉट ए विद होल्डिंग एजेंट अंडर दिस सेक्शन। आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर लेने के लिए 21 सेक्शन की कंप्लायंस के लिए क्रॉस चेक देना पड़ेगा। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपके पास। ठीक है जी, कोई सवाल है, वरना मैं इसको क्लोज करूँ। इसमें तो स्पोर्टिंग जो सर वो मैं जरा लाइट ऑन कर देना, रेंट एग्रीमेंट होगा और चेक की कॉपी पूरी कर देना आगे भी। हाँ जी, अब क्वेश्चन है तो कर लो, वरना मैं क्लोज कर रहा हूँ जी। आखिर कोई सवाल तो नहीं है? चले, आपका भी कोई नहीं जी, ठीक है। हाँ जी, बट पहन कोई सवाल? सर जो 5 ईयर वाला सवाल, 5 ईयर की हम लोग की होगी हुई है, क्या इकट्ठी हमारी होगी सर, रेंट रिसीव हो गया 6 साल का इकट्ठा आ गया? हाँ जी। देखे ना, आज अगर मैं आपको अगले 5 साल का रेंट एडवांस में दे दूं, तो 30 जून तक जो आपने रिटर्न बनानी है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 माह का चला जाएगा रेंटल इनकम में। बाकी जो आपको 60 में से 4 माइनस करें, कितने बचे? 56 मंथ्स आपकी लायबिलिटी स्टैंड कर जाएगी। तो उस पे रेट क्या है? रेट तो वो 60 लाख का काट के दे चुका है आपको, उसने तो काट के जमा करा दिया आपका। जिस वक्त पेमेंट होनी है, अभी आज पढ़ा ना, पेमेंट के वक्त टैक्स अच्छा, है, ठीक है। उसने तो काट लेना। अगर आपको चुभन हो रही है, नहीं चाहिए पैसा, एक बात हो रही है ना कि मेरा टैक्स बहुत ज्यादा बन रहा है, तो आप ईयरली बेसिस पे जितना बनता है वो ले लें। ओके। ये चॉइस आपकी है। देखें, 60 कट्ठा आएगा, आपको चीज बना सकती है, प्लॉट खरीद लो, गाड़ी ले लो, बच्चों की शादी कर लो, कुछ भी कर लो, कट्ठा पैसा आपके पास है। नहीं है तो चॉइस आपकी है। उसने तो जब पेमेंट करनी, उसने उस हिसाब से टैक्स काट देना। हाँ जी, ओके हो गया? हाँ जी, इसको मैं ले लूँ जी। ऑनलाइन में कोई सवाल है या बंद करें जी? ओके सर, ओके ओके हो गया जी। मियां महमूदुल हक साहब, कोई सवाल है या बंद करें? चले जी, ठीक है जी। फिर सर ये जो सारा सेक्शन 15 है ना, सारा रेंट वाला जो है। 15 भी था, 15A भी था, और 155 भी जो मिस ने शेयर किया था। ये तीनों आप मिला के उसको देखेंगे आप लोग। चले जी, ठीक है। मैं इसको आपकी तरफ से अब क्लोज कर रहा हूँ। कोई और सवाल हो तो आप जरूर कर लीजिएगा। अल्लाह। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी। जब हम कोई प्रॉपर्टी 4 साल के बाद सेल पे देते हैं, जी, जी। तो उसके ऊपर टैक्स नहीं करते हैं। हाँ जी, 4 साल के बाद 236 ये कहता है कि आपने सेल के वक्त टैक्स नहीं देना। ठीक है। अब आपको बाय वर्च्यू ऑफ लॉ, इस वक्त जो लॉ अमेंड हुआ है 1 जुलाई से, तो 4 साल बाद 0% टैक्स होगा। गेन पे भी 0% टैक्स है, सेल पे भी 0 हो गया, गेन पे भी 0% है। अच्छा, अब हम ये प्रयोग किस तरीके से देखेंगे कि हमारी हम प्रॉपर्टी 4 साल के बाद से आपके पास डेट ऑफ परचेज होगी ना, उससे डेट ऑफ सेल तक ईयर कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कौन सी देर लगती है? वो मैंने आप उसको दिखाएंगे कि ये देखें जी मैंने कब खरीदा था, वो कहेगा लाए जी परचेज कब हुआ, वो डॉक्यूमेंट आपसे लेंगे, रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट होगा ना आपके पास, वो डेट ऑफ परचेज है। तो बेचा आपने कब है, वो दोनों के दरमियान का पीरियड कैलकुलेट कर लो, कौन सी देर लगती है। ठीक है, यानी वो दिखाने के बाद वो हमसे टैक्स नहीं सेल पे नहीं सेल काटे, पे नहीं नहीं काटे, ऐसे ही है। जब लॉ मुझे कह रहा है कि रेसिपिएंट ने गेन पे भी टैक्स नहीं देना, सेल पे भी नहीं देना, अप्लाई तो लॉ ने होना है, बंदे की जजमेंट ने थोड़ी होना। तो लॉ मुझे छूट दे रहा है तो ले लो, ठीक है। सर ये इसका सेक्शन बता दें। किसका सेक्शन? ये आपका 236C अभी बताया था, सब सेक्शन 3 है ना इसका। 36 वाला। हाँ, वो जाके पढ़ लो ना आप, उसमें दिया हुआ है। सर, ये प्रॉपर्टी टैक्स भी आता है, ये कहाँ पे कवर है? और ये देखिए, प्रॉपर्टी टैक्स तो आप एक्सपेंस क्लेम कर सकते हैं ना, भी पढ़ाया आपको मैंने इधर 15A में। उस प्रॉपर्टी पे जो रेंटेड होगी, दूसरे वाली नहीं। अगर ये जाती प्रॉपर्टी है तो जाती एक्सपेंस में जाएगा। जो आपने रेंट आउट की हुई है प्रॉपर्टी, उसका जो रेंट आप प्रॉपर्टी टैक्स पे करेंगे, वो एज ए एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं। वो
ये तो प्रोविंशियल डिपार्टमेंट का इंडिपेंडेंट लॉ है ना यार। प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट है उनके पास पावर है। जैसे आपका सर्विसेज पे सेल टैक्स, गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, प्रोफेशनल टैक्स और एग्री इनकम पे इनकम टैक्स जो है वो सूबों के पास पावर है। यानी वो इसमें इनकम टैक्स वो इंडियन नहीं फॉलो करते, उनके इंडिपेंडेंट लॉ है भाई, वो बने हुए हैं। ठीक है, तो वो वैसे वो पर्टिकुलर लॉ क्या है, उसको क्या है, जैसे सेल्स टैक्स लॉ है, प्रॉपर्टी टैक्स एक्ट है, एक्ट है। 1958 है मेरा ख्याल है, चेक कर लेना, वो आप देख सकते हैं, उसको जाकर देखिए आप। ठीक हो गया, कोई सवाल तो नहीं अब आपका? हेलो, नहीं सर, आपका आपकी ओके हो गया? हाँ जी, ओके करें जी। सर जी जिस घर में हम होते हैं वो मेरे फैमिली के नाम के है, ठीक है, तो उसके ऊपर पहले जो है वो टैक्स रहता था, अब होता था, अभी तो मतलब कि अभी वो बाद में 5 मरले से ज्यादा 10 है, 10 10 मरले। 12 है। आपके वाले साहब गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो नहीं थे? नहीं हाँ, तो आप खुद ही रहते हैं आप जी, जी, प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा आप लोगों को। वो आपको लॉ में अगर छूट नहीं है तो जो सेल्फ यूज है उसमें टैक्स कम होता है, क्योंकि वो सेल्फ यूज का होता है, इसलिए और अगर रेंट पे हो तो ज्यादा हो वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि वो कमर्शियल हो गया ना। ठीक है। फिर आपको उसकी कमर्शलाइजेशन भी, उसका वो भी देखना पड़ेगा। अच्छा, जिस फर्स्ट नहीं, मेरे जहन में एक पॉइंट है, अगर पहले रेंट पे था अब रेंट पे नहीं है, नहीं। तो हम उसको शो करना होगा आप कि अगर सेल्फ रेंट का- ऑक्यूपाइड में आप करके उसको रेंटेड से बाहर निकाल के वहां देखें कि हमारा ये है, और इस एरिया के हिसाब से आपका एरिया जो बनेगा ना लैंड और बिल्डिंग का, वो कैलकुलेट करके आपका प्रॉपर्टी टैक्स निकाल के देंगे आपको। ओके, एरिया वाइज होता है, ठीक है। किस जगह पे है, किस तरह यूज हो रहा है। अब जैसे ये है हमारा, जी। ये कमर्शियल यूज है, ठीक है। लेकिन सेल्फ है, सेल्फ बिजनेस है, रेंट आउट नहीं है, इसका प्रॉपर्टी टैक्स हम देते हैं। अच्छा, अभी 10,000 प्लस हुआ हुआ है, तकरीबन 10 हुआ हुआ। जब मैं आया था 2009 में तो ये था कोई 1200-1300 रुपए था, बढ़ते 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 वो सारा अब यहाँ पे आ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो डिपेंड करता है कि आप एग्जाम्पशन में अगर ना गए तो कितना बनेगा। लैंड को अलग रेट लगता है, बिल्डिंग को अलग रेट लगता है, उसके मुताबिक बना के कितनी पुरानी बिल्डिंग है ये भी देखना पड़ता है। अल्टीमेटली फिर वो आपका एक प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करते हैं जो एनुअल बेसिस में आपको देना होता है। पता नहीं, I don't know, लेकिन ठीक है। आप कह रहा था कि मैंने तो एग्जाम करा लिया, तो मुझे तो है इसलिए रानी भाई की वजह से पूछा था कि इज इट पॉसिबल। एग्जाम्प्ट कैसे करा I लिया? mean, मैं तो खुद रानू के नहीं तो बेस बताए ना, हो सकता है उसको बेस बताओ, फिर एग्जाम्प्ट कैसे हो गया। कहते मैंने वो विडो को शो किया तो फिर वो तो विडो को प्रॉपर्टी टैक्स से अगर लॉ में लिखा होगा तो मिलेगी, अदरवाइज तो नहीं है। मुझे मेरे ख्याल से वो देखना पड़ेगा। अगर तो उसने कोई एग्जाम्पशन डिटेक्ट किया फिर तो मिल जाएगा, अगर वो एग्जाम्पशन ना हुई तो फिर आपको देना पड़ेगा। कैसे हो गया, क्योंकि वो तो आपने बताया था कि गवर्नमेंट के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को भी है, असल में 5 मरले तक कुछ छूट थी, हाँ जी, 5 का तो वो मुझे पता है, वो भी मैंने पढ़ा था, एक बंदे को लेके भी दिया था, उस पर तो FIR कट गई थी बंदे की। अच्छा, वो मेरे पास आ गया कि जी ये मेरा तो वो पुलिस वाले मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं कहा क्या चक्कर है? कहता जी मैंने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया। मैं कहा बताओ मुझे एरिया कितना। जब चेक किया तो वो 5 मरले से कम था, तो मैंने कहा तुम्हारा तो टैक्स ही नहीं बनता। कहता जी वो फिर भी मेरे पीछे है। मैं कहा तुमने डॉक्यूमेंट दिए थे? कहता जी नहीं दिए। तो मैं कहा वो तो समझ रहे तुम डिफॉल्टर हो। फिर उसकी अपील की हमने, वहां गए हम लोग। मैंने कहा सर ये तो बनता ही नहीं है। कहता जी इसने बताया ही कुछ नहीं, ये डॉक्यूमेंट ही नहीं देता, आगे आगे भागी जा रहा है। तो फिर हमने जो आना था रिकॉर्ड में लेना था इससे। मैंने कहा सर इसको बाहर करें ना आप, ये तो लॉ खुद कह रहा है एप्लीकेबल नहीं है। उस बेचारे पे तो FIR कट गई आगे से, वो तो उठा लेंगे इसको। वो फिर उसको क्लियर किया हमने, फिर वो वहां से जांच छूटी उसकी। तो अगर लॉ आपको सहूलत देता है तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये प्रिज्यूम्ड बेस पे मत करो। मेरी जिंदगी ये ना उगाने ज्यादा लग के आती है। जी बिल्कुल लग जाएगा। आपको पहले ये देखना है कि प्रॉपर्टी टैक्स लॉ के अंदर, बाद में मेरे साथ राब्ता करना ना आप, तो मैं आपको चेक कर देता हूँ कि विंडो को ये सहूलत है कि नहीं। ये ना हो कि आप अज्यूम करके बैठे हो, कुछ लोग अज्यूम भी कर लेते हैं। ये ना हो कि ज्यादा लग के आती है। टैक्स में होने की वजह से भी तो वो यही घर के हिस्से हुए होंगे प्रॉपर्टी के, नहीं ऐसे वो 5 नहीं, अभी शुरू से किसके नाम है? मदर के नाम पर। वो तो शुरू से मदर के नाम है, पर है और कंप्लीट वो पूरा है। वो तो सारा उनके पास है। Separate base का भी कुछ नहीं है। अगर शेयर हो तो फिर बात और होती है, वो तो सारा ही नाम उनके है। जब तक अलाइव बंदा होता है वही पे करता है। अब मैं घर का भी प्रॉपर्टी टैक्स देता हूँ, यहाँ भी देता हूँ, प्रोफेशनल टैक्स हम यहाँ देते हैं, सर्विसेज पे सेल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स हम देते हैं। जहाँ विद होल्डिंग टैक्स एप्लीकेबल है वो होता है, तो सारी कंप्लाइंस करनी पड़ेगी भाई, तो वरना वो आपको रहने नहीं देंगे। वो कहेगा भैया आप यहाँ कैसे काम कर रहे हैं, बात करें आप इसको। तो लॉज के साथ तो कोऑपरेट स्टेट के साथ करना पड़ेगा आपको। आप कोई और सवाल हो आप लोगों का? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि हमने भी आप रुक जाना मेरे सभी,
मैं वो आपका क्लियर कर देता हूँ क्योंकि आपको सहूलत हो जाएगी। हमने विदहोल्डिंग टैक्स में पढ़ा था कि गवर्नमेंट प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट जो डिडक्शन करती है सेम डे में जमा कराती same day में है, जमा ऐसा ही है। कराती है। तो मुझे ना इस चीज़ की समझ नहीं आई कि गवर्नमेंट प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट क्या चीज़ें परचेज करती होगी जिसके ऊपर वो मैं डिडक्शन बताता करती है जी। बात यह है जब इलेक्शन होते हैं तो एक प्रोविंशियल इलेक्शन आपके चलते हैं, एक आपके फेडरल के चलते हैं। मतलब आगे गवर्नमेंट बनती है ना, पहले फेडरल वाला फिर अपनी प्रोविंस के हिसाब से, जरूरी नहीं कि आप फेडरल में हो तो प्रोविंस में भी होंगे, हाँ जी, ठीक है। बिल्कुल। ये तो आपकी आपस में एडजस्टमेंट होती है। जैसे नून लीग की फेडरल में थी लेकिन सिंध में नहीं थी, फिल्म बनी थी, अभी भी ऐसे ही मेरा ख्याल है शायद कभी बनी भी नहीं, हम्म। मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक। ओबियसली चूंकि उनका होल्डर है शुरू से ही दूसरी पार्टियों का। बात अब ये हो रही है कि अगर आप एज ए फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट की जाती है, इलेक्शंस के थ्रू आती है, इसी तरह प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी अपने सूबे के तहत वो हाँ जी। अपॉइंट की जाती है। अगर आप उनको कुछ बेचेंगे और वो पेमेंट करेंगे, कोई एग्जांपल मुझे बताओ। जैसे फर्नीचर खरीद सकते भैया हैं अपने आप ऑफिस के लिए। आप फर्नीचर दे दें उनको, कंप्यूटर लैपटॉप ले लें, कुछ भी ले लें, वो वो रोक टोक तो नहीं है ना। लेकिन ये एग्जम्पशन उनके बनाए हुए इदारों को नहीं है, हाँ जी। ये जरा नोट कर लें। ये एग्जम्पशन ये अगर- direct गवर्नमेंट को है। जी Direct सेल टैक्स में भी यही कानून है। अगर आप सप्लाई फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करेंगे वो विदाउट सेल टैक्स होगा, लेकिन अगर उनके बनाए हुए इदारे को करेंगे तो वो आपका टैक्स भी काटेंगे और आपने उनको सेल टैक्स भी चार्ज करना है। ये दोनों चीजें अलग अलग है। जैसे आप वापडा वालों को सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट का इदारा है, वो गवर्नमेंट का ही है ना, हाँ जी। वापडा आपका गवर्नमेंट का इदारा है, क्यों जी ऐसा ही है। जी सर। इदारा गवर्नमेंट का है, वो खुद गवर्नमेंट नहीं है। गवर्नमेंट। तो सेल टैक्स जहां एप्लीकेबल है लगेगा अच्छा, और वो विद होल्डिंग टैक्स भी आपका काटेंगे। इसी तरह FDR जी जी नया- बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। जहां लॉ उनको छूट देगा वो लेंगे, अदरवाइज टैक्सेस जहां एप्लीकेबल है वो उन्होंने ले लेने हैं आपसे। सर ये गवर्नमेंट जो इसका है मतलब ये है कि डायरेक्ट सेनेट के या तो फिर हम नेशनल असेंबली की जो एक्सपेंसेस कह सकते हैं, ठीक है? हाँ जी, ऐसा ही है, उस लेवल आप के कह जो सकती हैं। expenses हैं, उसके ऊपर जी जो आप कह सकती हैं, वो ऐसे ही हमारे लिए है। deduction अगर स्टेट इटसेल्फ कोई चीज ले रही है तो क्योंकि पैसा फिर उसी को ही जाना है ना। हाँ एफबीआर कलेक्ट करके अल्टीमेटली किसको पैसा देता है? एफबीआर को या सूबे को देगा, वो उसको देगा। तो अपने आप को ही चार्ज करने के लिए उन्होंने छूट रखी हुई है ना कि हमें छूट दे दें, अदरवाइज जो इसके इदारे होंगे वो जो भी होगा वो पे करें, क्योंकि बजट होते हैं ना उनके, तो वो अनाउंस हुए होते हैं। अभी कितने फेडरल के और सूबों के इदारे हैं जिनके साथ हमारे क्लाइंट्स डील कर रहे हैं, तो इनवाइस जो जाती है विद सेल टैक्स है और वो टैक्स भी काटते हैं। ये मैं आपको बताता चलूं, ऐसे नहीं है कि आप दे दें, आप उसको प्रज्यूम कर लें कि ये फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट है। वो फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं है, उनका बनाया हुआ इदारा है। हेल्थ वाले, यूनिवर्सिटी वाले, हॉस्पिटल्स, जहां जहां जो जो लॉ एप्लीकेबल है वो आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी इसकी। एनपीओ है, अब एनपीओ को भी होल्डिंग एजेंट क्यों बनाया? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज, भाई लॉ कहता है आपको करना पड़ेगा, इसमें क्या मसला है जी। और कोई सवाल आप लोगों का? क्लोज करें जी, चले मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ जी। अगर कोई और सवाल है तो रुक जाए, वरना आप लोग जा सकते हैं।